रे की मंगेतर बहुत ज्यादा जान चुकी थी। उसके पास जो जानकारी थी, अगर उसने वो जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी तो पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ये पता लगाने में कि मैं ही कीरा हूं। उसे ठिकाने लगाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। जब मैंने उससे ये पूछा कि ये जानकारी और किसको पता है, तब वो मुझे बताती है कि मेरे अलावा ये बात और कोई नहीं जानता। तुम बहुत लकी हो, लेकिन तुम उसे यहाँ पर ठिकाने कैसे लगाओगे लाइट? अब समझा, डेथ नोट का पेज इसलिए रखा था। फिर मैं उससे बात करने के बहाने डेथ नोट के पेज में उसकी सारी डिटेल्स लिख देता हूँ। मैंने लिखा था कि वो आत्महत्या करके अपनी जान देगी। सबको ऐसा लगेगा कि उसके मंगेतर के गुजर जाने के बाद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है। जैसे ही मेरे डैड से मेरी बात होगी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दूंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि उसकी ये इन्फॉर्मेशन मैं पुलिस तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो ये कहने लगी कि वो खुद जाकर पुलिस में बात करेगी और ये इन्फॉर्मेशन खुद देगी। लेकिन मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं उसका नाम पहले ही डेथ नोट के पेज में लिख चुका था और उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और वक्त पूरा हो जाता है। आखिर बात क्या है? ये अभी तक मरी क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। डेथ नोट काम क्यों नहीं कर रही? आज से पहले कभी भी लोगों को मारने में मुझे परेशानी नहीं हुई। आखिर आज ऐसा क्या हुआ? मैंने नाम भी ठीक से लिखा, मैंने चेहरा भी देखा हुआ है। आखिर ये अपनी जान क्यों नहीं दे रही? जब मैं नाम लिख रहा था तब भी र्यूक कुछ ऐसे ही हंस रहा था। आखिर बात क्या है? मैंने इसको पहले इस तरह से हंसते हुए कभी नहीं देखा। जरूर कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ एल वटारी को बाकी सारे पुलिस ऑफिशियल से मिलवाता है। वटारी सारे पुलिस ऑफिशियल्स को नई पुलिस आईडी देते हैं। इस लड़की ने जरूर झूठा नाम यूज किया होगा, तभी ये नहीं मरी। र्यूक भी इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो इसका असली नाम जानता है। तभी जब मैं इसका नाम लिख रहा था र्यूक हंस रहा था। उसके मंगेतर रे ने अपनी आईडी किसी को दिखाई थी, इस वजह से उसकी जान गई थी। तो जाहिर सी बात है शायद वो इसी वजह से अपनी असल आइडेंटिटी को छिपा रही है। मैं ये जान चुका था कि उसने मुझे अपना झूठा नाम बताया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे उसका रियल नाम कैसे बाहर निकलवाऊं। वो दोबारा पुलिस हेडक्वार्टर जाने की बात करती है और कहती है कि शायद अब तक कोई लौट आया होगा। मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। मुझे कुछ भी करके बस उसे रोकना था। मेरे जहन में चल रहा था कि उसके पर्स में ज़रूर उसका कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि अगर वो शराफत से नहीं देगी तो शायद मुझे बल का प्रयोग करना पड़े। लेकिन सरेआम मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके लिए मुझे उसे अकेले में लेकर जाना होगा। पता है लाइट, अगर तुम चाहो तो अभी तुम मेरी आंखें ले सकते हो। बस तुम्हें हाँ कहना है। क्यों, कहने के लिए तैयार हो? सिर्फ इस लड़की का नाम जानने के लिए मैं अपनी आधी जिंदगी र्यूक को नहीं दे सकता। मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर वो मुझसे कहती है कि वो अकेले पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और उसे मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ क्यों नहीं, ठीक है। वटारी ने जो सबको आईडी कार्ड्स दिए थे उसमें सबके नाम गलत थे। फिर एल बताता है कि नामों को जानबूझकर गलत रखा गया है क्योंकि कीरा को मारने के लिए सही चेहरे और नाम की ज़रूरत होती है। एल हिदायत देता है कि किसी और पुलिस वाले के सामने उन्हें ये आईडीज पेश नहीं करनी है और अगर कोई अजनबी आईडीज मांगता है तो उन्हें अपनी फेक आईडीज देनी है। एल सभी पुलिस ऑफिशियल्स को एक स्पेशल बेल्ट भी देता है। बेल्ट में एक ट्रांसमीटर लगा है। 2 बार बकल को प्रेस करने से वटारी के पास फोन पर बेल जाएगी और वटारी तुरंत ही उस पुलिस ऑफिशियल को फोन करेंगे। र्यूक ने दोबारा मुझे ऑफर दिया था। उसकी इस बात से मैं समझ चुका था कि उस लड़की ने मुझे अपना गलत नाम बताया है। लाइट, वो जा रही है। तुम क्या करने वाले हो? वो 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे कुछ करने के लिए। एक्सक्यूज मी, असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तुम्हारे पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। असल में कीरा केस पर जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनमें से किसी से भी तुम बात नहीं कर पाओगी क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं है। वो पूछती है कि इस सीक्रेट जानकारी के बारे में मुझे इतना कैसे मालूम है। ये लड़की तो काफी तेज निकली लाइट। लगता है मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। मैं भी एक ऑफिसर हूँ और कीरा केस पर सीक्रेटली काम कर रहा हूँ। फिर मैं उसे कहता हूँ कि एल इस केस का इंचार्ज है और वही इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है।
मैंने उससे कहा कि डर की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स इस केस से पीछे हट रहे थे। हाई स्कूल में होने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में मैंने पुलिस की मदद की थी और यही वजह है कि एल ने मुझे इस फोर्स का हिस्सा बनाया था। फिर वो मुझे बताती है कि वो एल से डायरेक्टली मिलना चाहती है और वो एल के साथ पहले यूएस में काम कर चुकी है। तुम एल के साथ काम कर चुकी हो? फिर वो मुझे बताती है कि 3 महीने पहले तक वो भी FBI की एक एजेंट थी और ये बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि मुझे आगे क्या करना है। फिर वो मुझे कहती है कि मैं बिल्कुल एल की तरह ही लगता हूँ, उसे मुझ में और एल में ज़्यादा फर्क नहीं लगता और यही वजह है कि उसने इतनी सारी बातें मुझे बताई। क्या इस केस में तुम मेरी मदद करना चाहोगी? हाँ? तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो और मैं चाहता हूँ तुम भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमारी टीम को तुम्हारे जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। मैं उसका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करता हूँ। फोर्स में शामिल होने के लिए तुम्हें मुझे बस अपनी रियल आइडेंटिटी दिखानी है। माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अगर तुम हिस्सा बनोगी तो हम कीरा को आसानी से पकड़ पाएंगे। इतना कुछ सुनने के बाद उसे मुझ पर भरोसा हो जाता है और वो मुझे कहती है कि कीरा केस में वो मेरी मदद करेगी। ठीक है, फोर्स में शामिल होने के लिए तुम्हें मुझे अपना ID कार्ड दिखाना होगा। फिर वो मुझे बताती है कि जो नाम उसने मुझे पहले बताया था वो गलत था और वो मुझसे माफ़ी मांगती है। अच्छी बात है, तुमने नाम नहीं बताया था। और फिर वो मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देती है जिसमें उसका असली नाम लिखा होता है। मैं असली नाम जान गया। नाम जानने के बाद मैंने उसका नाम डेथ नोट के पेज में लिख दिया था। तुम्हें जानकर दुख होगा कि मैं ही कीरा हूँ। डेथ नोट में मैंने उसकी मौत की वजह खुदकुशी लिखा था। वक्त होते साथ ही वो मुड़ जाती है और अपने आखिरी सफ़र पर निकल जाती है। आखिरी सफ़र के लिए कीरा की तरफ से तुम्हें अलविदा।